हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS में। और दोस्तों, जैसे हम पॉलिटी क्लास का रिवीजन करा रहे थे, उसमें जो आज हमारा लेक्चर है वो है कार्यपालिका। आज हम कार्यपालिका को पढ़ेंगे क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। और भारत में जो शासन के रूप हैं या संसदीय प्रणाली के जो व्यवस्था है शासन शासन की संसदीय प्रणाली में, वो तीन प्रकार से आपके पास चलती है। तीन जो है अंग होते हैं शासन के, ठीक है नहीं, जिसमें एक आपकी विधायिका होती है जो कानूनों का निर्माण करती है, तो वहीं कार्यपालिका आपके पास कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन करती है, ठीक है नहीं। और उसके बाद न्यायपालिका अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे उचित दंड का प्रावधान करती है और सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की निगरानी भी करती है। तो हमारे यहाँ शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है और सरकार या शासन के तीन अंग हैं आपके पास, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उसमें से आज जो दोस्तों हम पढ़ेंगे कार्यपालिका को पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। मैंने आपको बताया कि शासन के तीन अंग हैं आपके पास, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और उसमें भी आपके पास जो विधायिका है उसका काम कानून बनाना होता है, कार्यपालिका का काम होता है कानून को इम्प्लीमेंटेशन करना। तो वहीं आपके पास जो न्यायपालिका होती है उसका काम होता है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे उचित दंड देना और सरकार के जो विभिन्न कानून हैं उनकी निगरानी करना। इस टाइप से हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत लागू होता है शासन के मामले में। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका को। कार्यपालिका को क्या बोला बोला जाता है? द एग्जीक्यूटिव, ठीक है नहीं। अगर मैं देखो भारत में संसदीय सरकार की व्यवस्था की बात करूं तो अगर एक तो आपको ये याद रखना कि संसदीय जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से अपनाई है? जो संसदीय प्रणाली को हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। कहाँ से? इंग्लैंड से। इसे हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है संसदीय प्रणाली को, ठीक है नहीं। तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद भारत में जो संसदीय सरकार की व्यवस्था है, तो उसमें जब हम कार्यपालिका को पढ़ेंगे तो हम उसमें दोस्तों देखेंगे कि दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। शासन में आपके पास दो प्रकार की कार्यपालिका है भारत में, क्योंकि भारत एक संघ है। तो हमारे यहाँ एक केंद्रीय सरकार की व्यवस्था होती है और एक राज्य सरकार की व्यवस्था होती है। केंद्रीय सरकार पर जो शासन प्रशासन के कार्य को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम होता है संघ की कार्यपालिका के द्वारा, और राज्य के स्तर पर होता है राज्य की कार्यपालिका के द्वारा, ठीक है नहीं। तो ये व्यावहारिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। संघ की जो कार्यपालिका है उसका निर्माण तीन लोगों से मिलकर होता है। तो नंबर फर्स्ट राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा आपके पास प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, और चौथा आपके पास महान्यायवादी जिसे आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हो। तो संघीय जो कार्यपालिका है उसका निर्माण इन चार आपके पास लोगों से मिलकर होता है, ठीक है नहीं, या इन चार जो व्यवस्था है, ये जो पद हैं उनके माध्यम से होता है। सबसे पहला राष्ट्रपति जो राष्ट्र का अध्यक्ष भी होता है, और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से कार्यपालिका का जो काम है वो करा रहा होता है, ठीक है नहीं। उपराष्ट्रपति भी कार्यपालिका का, संघ की कार्यपालिका का अंग होता है। और महान्यायवादी जो कानून का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है आपके पास सरकार का, वो उसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसी प्रकार से राज्य स्तर में, क्योंकि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति होते हैं राज्य के शासन प्रशासन पर आपके पास देखभाल करने के लिए, या राज्य को एक प्रकार से संवैधानिक रूप से दृढ़ता देने के लिए, ठीक है नहीं। वहाँ पर ये देखने के लिए कि राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो इस चीज़ के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। यह राज्यपाल का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने अधिकारियों के माध्यम से शासन प्रशासन के कार्य को करा रहा होता है। तो राज्य में जो सबसे बड़ा जो आपके पास एक प्रकार से राष्ट्रपति का अधिकारी होता है उसे राज्यपाल बोलते हैं, ठीक है नहीं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद स्टेट में एक मुख्यमंत्री होता है जो शासन प्रशासन के कार्यों को इम्प्लीमेंट करने का कार्य करता है। जैसे राष्ट्रपति, आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के निर्वहन के लिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता लेगा।
तो वहीं आपके पास ये आर्टिकल 74 में कहा गया है, 74 में प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की सहायता की बात। तो वहीं आपके पास आर्टिकल नंबर जो 163 है, 163 पढ़ेंगे हम इन्हें, आगे हैं नीचे। उसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राज्य में जो शासन प्रशासन के कार्यों को सुचारू रूप से आपके पास चलाएगा। और राज्य का जो सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है उसे बोलते हैं महाअधिवक्ता, ठीक है नहीं। और यहाँ पर आपके पास है महान्यायवादी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा संसदीय सरकार की व्यवस्था के बारे में। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा अपना टॉपिक है, आज हम कार्यपालिका में संघ की कार्यपालिका को पढ़ेंगे, और संघ की कार्यपालिका में भी सबसे पहले हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तो राष्ट्रपति को आज हम पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा मैंने आधार बनाते हुए आपको समझाया, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि आपकी नॉलेज में वृद्धि कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा बार बार। थोड़ा देरी हो सकती है क्योंकि इस काम का तो काफ़ी दबाव होता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आपको टाइम टू टाइम चीज़ों को उपलब्ध कराना। और हम हर सब्जेक्ट को इसी टाइप से कवर करेंगे। पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम साइंस को कवर करेंगे। तो इसलिए आप जुड़े रहिए लक्ष्य IAS के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाएं, उस बटन को दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, वहाँ पर आपके पास केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया अभी, ठीक है। जहाँ एक तरफ आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्र का प्रशासन है, शासन है, ठीक है नहीं, वो अपने प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की हेल्प से चलाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद का संरचना या आकार क्या होगा वो उस बारे में बताया गया है, ठीक है नहीं। संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करते हैं ये दोनों केंद्र सरकार में, ठीक है। तो वहीं अगर राज्य सरकार की बात करें हम, तो आर्टिकल नंबर 163 और आर्टिकल नंबर 164 ये राज्य में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि क्या राज्य में भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया जाता है। तो जिस बच्चे ने थोड़ा सा नहीं पढ़ा होगा तो वो मार खा जाएगा, वो सोचेगा यार संसद का काम तो केंद्र सरकार का है, राज्य में क्यों अपनाएंगे। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि संसदीय जो व्यवस्था है वो राज्य में भी है और केंद्र में भी है। राज्य में 74 आर्टिकल और 75 के तहत ये सारी व्यवस्था है, इन्हें पढ़ेंगे हम, आर्टिकल को आगे भी थोड़ा सा बता देंगे। और अनुच्छेद 163 में ये बोला गया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की हेल्प से राज्य के शासन प्रशासन के कार्य को चलाएगा। और आर्टिकल 164 में जो मंत्रिपरिषद है उसकी संरचना के बारे में बात की गई है। तो ये दो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इन्हें आप याद रख लोगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि संसद में केंद्र में संसदीय सरकार की व्यवस्था किस आर्टिकल के तहत है। तो आपको याद रखना है कि संसद में जो संसदीय सरकार की व्यवस्था है वो आर्टिकल 74 के तहत है। राज्य में जो संसदीय सरकार की व्यवस्था है वो आर्टिकल 163 के तहत है, और 75 भी इंक्लूड हो जाता है क्योंकि यहाँ मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में बात की गई है। और इधर 164 में राज्य में मंत्रिपरिषद की संरचना की बात की गई है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 5 है। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने कोशिश है कि राष्ट्रपति को कंप्लीट कर लेंगे हम आज, ठीक है नहीं। संविधान का भाग 5 में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक, 52 से 78 तक संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था। यानी ये जो संघ की कार्यपालिका है, ये इसका जो वर्णन है वो आपके पास आर्टिकल नंबर 52 से 78 तक है, ठीक है नहीं। और संघ की कार्यपालिका में आपके पास, तो वहीं राज्यों की अगर हम बात करें, ये संघ की कार्यपालिका है। ये 52 में राष्ट्रपति के बारे में बोल रखा कि राष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए, वो हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आगे। और आर्टिकल नंबर जो 6 है, आर्टिकल है भाग नंबर 6, संविधान का भाग नंबर 6 है, उसमें आर्टिकल 153 से 167 तक यहाँ पर आपके पास राज्य की कार्यपालिका के बारे में उल्लेख है। आपसे पूछ सकता है कि भैया बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल
केंद्र सरकार की किस आर्टिकल में केंद्र सरकार की कार्यपालिका का वर्णन है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, ये आपको याद रखना है। इसी टाइप से संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 5 याद रखना है। और राज्य की कार्यपालिका संविधान के भाग 6 में है। और उसके बाद किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, 153 से 167 तक। तो ये आपको याद रखना है। ये आपके PCS वगैरह में या वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। और IAS में भी जब क्वेश्चन बनाता है तो इन स्टेटमेंटों को डाल देते हैं, ठीक है नहीं एग्जामिनर। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति को, क्योंकि आज हमारा जो मकसद है वो राष्ट्रपति को पढ़ना है, ठीक है नहीं। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आपके पास ये राष्ट्र का सबसे बड़ा जो है एक प्रकार से प्रमुख होता है, ठीक है नहीं। राष्ट्रपति कौन है, देश का पहला नागरिक। पहली चीज क्या है, देश का पहला नागरिक। और संविधान का जो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक, वहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ठीक है। इन्हें हम देखेंगे आगे, संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसमें क्या क्या बोला गया है। लेकिन राष्ट्रपति से संबंधित हम कुछ बेसिक बातों को देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। कौन होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष। राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद राष्ट्रपति ये राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है नहीं, उसका प्रतीक भी होता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता का, एकता और अखंडता या एकता और अखंडता, कोमा संप्रभुता या सुदृढ़ता, सुदृढ़ता का प्रतीक। ये भी आप याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि देश की एकता और अखंडता का प्रतीक कौन होता है, तो राष्ट्रपति, ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। एक बात आपको ये याद रखनी है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख, जो संघ की कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख, ठीक है ना, वो कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक। उसके बाद राष्ट्रपति का जो पद है वो 52 आर्टिकल 52 में दिया हुआ है और 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति के बारे में है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें राष्ट्रपति के बारे में है। देश का पहला नागरिक, राष्ट्र का प्रमुख या राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है और कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है नहीं, संघ की जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख होता है, ठीक है। उसके बाद कार्यपालिका का प्रमुख ही बोलेंगे क्योंकि राज्य में भी ये आप राज्यपाल के माध्यम से अपने कार्यों को निर्वहन कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी कोई भी आपके पास देसी, जितने भी विदेशी पत्र व्यवहार है या जो भी आपके पास समझौते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति पद से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहला आता है आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 50, देखो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझना है कि यार इमेज करो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से शुरू होता है। तो 52 में क्या है, तो 52 में ये दिया हुआ कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कि भारत में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। और आर्टिकल नंबर जो 53 है उसमें यह बताया गया है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है, ठीक है नहीं, वो किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में। जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि राष्ट्रपति में आपके पास जैसे ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में होती है, राष्ट्रपति में। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी काम होता है, कोई भी विदेशी आपके पास व्यापार होता है, कुछ भी होता है, वो आपके पास राष्ट्रपति के नाम से होता है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से जो है संघ के शासन प्रशासन का कार्य चला रहा होता है। लेकिन कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है।
आर्टिकल 54 क्या कहता है? 54 ये कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन मंडल। कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात इस आर्टिकल में 54 में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किस आर्टिकल के तहत है? तो 54 के तहत। और कौन कौन लेंगे भाग राष्ट्रपति के निर्वाचन में? वो जो निर्वाचक मंडल होता है उसके बारे में जानकारी जो है वो आर्टिकल 54 में है। उन्हें हम डिस्कस करेंगे, आगे आएंगे अभी। और आर्टिकल जो 55 है उसमें निर्वाचन की क्या रीति होगी उसके बारे में, निर्वाचन का तरीका क्या होगा। और आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का जो पदावधि है वो उसका पद कितना होगा, कितने टाइम तक होगा, तो ये सारी बातें हैं। तो राष्ट्रपति की अगर मैं जो पद ग्रहण करने की तिथि है उससे 5 साल तक, ठीक है नहीं, जो पदावधि है, तो जिस दिन राष्ट्रपति आपके पास पद ग्रहण करता है उससे 5 साल तक वो अपने पद पर बना रहता है, जब तक कि नया मतलब 5 साल तो रहना ही रहना है, लेकिन नया राष्ट्रपति जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाता तब तक उसके बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है, 5 साल के बाद भी, जब तक नया राष्ट्रपति सेलेक्ट नहीं हो जाता था, ठीक है नहीं। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की बात है, पुनः। तो भारत में ऐसा है कि भारत में राष्ट्रपति एक से ज़्यादा बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कितनी बार भी बन जाए, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जैसे अमेरिका वगैरह का संविधान है तो वहाँ पर एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता है और हमारे राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा भी बन सकता है, ठीक है नहीं, कितनी बार भी बन सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आर्टिकल 58 क्या कहता है? 58 ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए जो अहर्ताएँ हैं, यानी कि जो आपके पास योग्यताएँ हैं, उनकी बात करता है। और आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं, ठीक है नहीं, क्या क्या शर्त होनी चाहिए, राष्ट्रपति कौन व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है, वो सारी बातें हैं, ठीक है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का जो मतलब शपथ के बारे में है। और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। इंपॉर्टेंट ये है, एक निर्वाचन वाला और एक ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है नहीं। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के तहत है। और अनुच्छेद 62 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का जो समय है वो सारी बातें आर्टिकल 62 में दी गई हैं कि आपके पास 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए और नया राष्ट्रपति घोषित हो जाना चाहिए। और राष्ट्रपति का पद किस प्रकार से रिक्त होता है, ये सारी बातें, इन सारे आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है नहीं। तो ये मैंने आपको पहले मोटा मोटा ज्ञान दे दिया कि कौन से राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हैं किस आर्टिकल में क्या बात बोली गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहले तो राष्ट्रपति से संबंधित हम निर्वाचन की बात करते हैं कि आर्टिकल 54 में बोला गया एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र का या भारत का शासन प्रशासन का कार्य देखेगा। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ एक तो होता है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल वो होता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। एक है निर्वाचन की विधि कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो निर्वाचन मंडल की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता सीधे भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष का मतलब जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, सांसद या विधायक, वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है नहीं। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आर्टिकल नंबर 54 के तहत आता है। और निर्वाचन की जो विधि है ये आर्टिकल नंबर 55 के तहत, ये भी आप याद रखो। तो कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन हुआ है, दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं जो निर्वाचित हुए हैं। फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, खासकर दिल्ली और पुदुचेरी, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ के विधायक, निर्वाचित विधायक, और राज्यों की सरकार और अदर जो राज्य हैं उनके निर्वाचित जो विधायक हैं वो राष्ट्रपति के शासन में भाग लेते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, नॉमिनेट सदस्य भाग नहीं लेते। नॉमिनेट का मतलब जो नामांकित सदस्य हैं वो चाहे राज्य विधानसभा में हैं या फिर संसद में हैं, वो राष्ट्रपति के शासन के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, ठीक है ना। यहाँ लिख देना कि नामांकित
सदस्य भाग नहीं लेते। चाहे मतलब संसद के भी और राज्य के भी, ठीक है नहीं, संसद और राज्य विधानसभा हो गए। विधायिका लिख देता हूँ मैं, ठीक है नहीं, राज्य विधायिका, संसद की जो विधायिका है और राज्य विधायिका, इनके नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है नहीं, और बाकी सदस्य जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं विधानसभा के। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की विधि है वो किस प्रकार से है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे यहाँ अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा होता है। ये क्या होती है, ये दो प्रकार की प्रणाली होती है, एक सूची प्रणाली, एक होती है सूची प्रणाली और एक होती है एकल संकरणीय मत प्रणाली। तो भारत में आपके पास एकल संकरणीय मत प्रणाली को अपनाया गया है, सूची प्रणाली को अपनाया नहीं गया। सूची प्रणाली में क्या होता है कि जो पार्टियां होती हैं वो डायरेक्ट चुनाव लड़ती हैं और लोग उन्हें वोट देते हैं, और पार्टी को, जिस पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उनके वोटों के हिसाब से उन्हें सीटें आवंटित हो जाती हैं। मान लो 1 लाख वोटों पे एक सीट है, एक सांसद है, तो जिस पार्टी को 50 लाख वोट मिल गए तो 50 सांसद उसके हो गए, ठीक है नहीं, इस टाइप से उसे बोलते हैं सूची प्रणाली। हमारे यहाँ एकल संक्रमण प्रणाली है राष्ट्रपति के शासन में। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है, उम्मीदवारों को व्यक्ति क्रम में आपके पास 1, 2 अपनी वरीयता के अनुसार नंबर देता है, ठीक है नहीं, अपनी वरीयता के अनुसार नंबर देता है, और उसके बाद जो राष्ट्रपति के कोटे के लिए जरूरी मत होते हैं जो उन्हें पा लेता है वो सिलेक्ट हो जाता है। गुप्त मतदान होता है राष्ट्रपति का, कि आपके पास गुप्त रहता है, विधायक और सांसद गुप्त तरीके से मतदान करते हैं, किसी को दिखाकर नहीं करते, ठीक है नहीं, खुला मतदान नहीं होता। तो भारत में आप अगर ये आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, तो आनुपातिक एक प्रतिनिधित्व एवं एकल संकरणीय मत प्रणाली, ठीक है नहीं, ये अपनाई गई है। एकल संकरणीय मत का मतलब क्रम दे दिया जाता है राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को कि पहले वरीयता क्रम देना, ठीक है नहीं, वरीयता क्रम के हिसाब से, वरीयता क्रम के हिसाब से, ठीक है नहीं। तो चुनाव में आपके पास जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें आपके पास वरीयता क्रम दे दिया जाता है। अगर पहली बार में एक वरीयता वाले व्यक्ति को कोटा, आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है कोटा, कोटा मिल जाता है राष्ट्रपति में, यानी जितने मत चाहिए जीतने के लिए तो राष्ट्रपति बन जाता है। और नहीं तो आपके पास जो फिर क्या होता है, जो जिन पर एक नंबर सबसे कम होता है उस उम्मीदवार के दूसरे नंबर वाला जो वरीयता वाले वोट हैं उन्हें अन्य उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कोटा पूरा ना हो जाए, जो जीतने के लिए आवश्यक वोट हैं वो पूरे ना हो जाए, तो उसे एकल संकरणीय मत प्रणाली बोला जाता है। तो हमारे यहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संकरणीय मत प्रणाली को अपनाया गया राष्ट्रपति चुनाव के लिए, ठीक है ना। गुप्त मतदान, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। मैंने वैसे आपको ऊपर समझाया, लेकिन थोड़ा सा और समझ लीजिए कौन भाग लेते हैं कौन भाग नहीं लेते। तो संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी यहाँ की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित वर्ड जरूर याद रख लेना। उसके बाद कौन भाग नहीं लेते, मनोनीत सदस्य, नामांकित सदस्य, ये भाग नहीं लेते, ठीक है नहीं। संसद में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते, और ना राज्य के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग लेते, ये जिन्हें नामांकित मैंने बोला है, ठीक है नहीं। उसके बाद राज्य विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते। अगर किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है तो आपके पास उनके निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा में वहाँ पर जो नामांकित हैं या मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत वर्ड अच्छा लगता है, वो भाग नहीं लेते। अगर किसी सभा के विघटन की स्थिति में उस सभा के सदस्य, यानी अगर आपके पास किसी भी असेंबली का विघटन हो जाता है तो उसके सदस्य भाग नहीं लेंगे, ठीक है। तो कौन कौन भाग लेते हैं कौन कौन भाग नहीं लेते वो मैंने आपको बताया। अब देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, मैंने ऊपर वैसे आपको समझाया है, लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है दोस्तों, उसमें
राज्यों का प्रतिनिधित्व को समान रूप देने के लिए संघ और राज्य में समानता होनी चाहिए, ये बात कही गई है। और इसीलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और विधानसभाओं के जो प्रत्येक सदस्य के मतों को काउंट किया जाता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसमें संसद और विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मत को काउंट किया जाता है, ठीक है नहीं। और विधानसभा को जो निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या कैसे निकाली जाती है और संसद के सदस्यों के मतों की संख्या कैसे निकाली जाती है, उनका मत कैसे निकाला जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर एक विधायक का मत का मूल्य निकालना है कि एक विधायक का कितना मत हुआ, तो जिस राज्य में उस विधायक के मत का मूल्य निकालना है उस राज्य की जनसंख्या को राज्य के जितने निर्वाचित सदस्य हैं उससे भाग दे दो, और बाद में मतलब ये आपके पास जो आएगा, ये जो डिवाइडेशन आएगा उसे फिर बाद में 1000 से भाग दे दो, या फिर राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणा 1000 नीचे कर लो, ठीक है नहीं। और राज्य की जनसंख्या को उससे जनसंख्या ऊपर रहेगी और राज्य के जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के वो गुणा 1000 उससे डिवाइड कर दो, तो एक विधायक के मत का मूल्य निकल जाता है। हर राज्य के विधायक के मत का मूल्य अलग होता है, क्यों? क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग होती है, हर राज्य के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या अलग होती है, तो हर राज्य के विधायक का अलग मत होता है। जबकि संसद के सदस्य का मत निकालना है तो जितने भी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य आया उन सबको जोड़ लिया जाता है और संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उससे भाग दी जाती है, तो एक सांसद के मत का मूल्य आ जाता है। और सांसद के मत का मूल्य समान होता है, क्यों? क्योंकि सांसद तो राज्यसभा लोकसभा में होते हैं, उनकी संख्या उस पर निर्भर नहीं करती जनसंख्या पर, तो इसलिए आपके पास प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य समान होता है, जबकि प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य समान नहीं होता। तो जितने विधायकों के मतों का मूल्य मिलेगा उसे सांसदों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दें तो एक सांसद के मत का मूल्य मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये निर्वाचन मतलब मत है कि एक विधायक का मत कितना होता है, एक सांसद का मत कितना होता है। क्योंकि हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होती है। एकल संकीर्ण मत प्रणाली, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, बढ़ते क्रम वाली। और गुप्त मतदान होता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कोटा, एक निश्चित मतों की आवश्यकता होती है जिसे कोटा बोला जाता है। तो वो कोटा कैसे निकलता है? वो जितने भी कुल मत पड़े उन्हें कुल पद, राष्ट्रपति के जितने पद हैं एक ही होता है ओबियसली, तो 1 + 1 यानी 2 से डिवाइड करके जो आए उसमें 1 जोड़ दो। ऐसे कुल मत मान लो 100 आ गए तो राष्ट्रपति का एक पद होगा तो 1 + 1 प्लस के 1 यानी 2 से डिवाइड करो, 50 + 1 51 आ गया। तो ये 51 क्या आया? कोटा आया। तो अगर जिस व्यक्ति को पहली वरीयता प्राप्त के, जो वरीयता प्राप्त मैंने बताया ना, वरीयता में नंबर देते हैं कि नाम के आगे लिखते हैं कि इसे पहली वरीयता है, इसे दूसरी वरीयता है। तो जिस व्यक्ति को पहली वरीयता प्राप्त के नंबर मिल जाते हैं 51 पहली बार में, तो वो राष्ट्रपति सेलेक्ट हो जाता है। नहीं मिलते तो जो सबसे निम्न स्तर पर जिसके 1 नंबर वरीयता वाला जो अंक है उसका जो कैंसिल कर दिया जाता है पर्चा, मतलब कैंसिल किया, उसे फिर काउंटिंग में शामिल नहीं किया जाता। और उसके जो दूसरी वरीयता प्राप्त के अंक हैं वो पहली वरीयता प्राप्त के बाकी उम्मीदवारों के साथ बांट दिए जाते हैं। और ये क्रम जब तक चलता रहता है जब तक कि ये कोटा पूरा नहीं होगा। और जब ये कोटा पूरा हो जाता है तो फिर जो व्यक्ति कोटे को पूरा करता है वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। तो ये हमने निर्वाचन की पूरी व्यवस्था को समझा। उसके बाद अगर राष्ट्रपति के चुनाव से राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई वाद विवाद होता है तो कहाँ जाएगा? वो उच्चतम न्यायालय में जाएगा। ये ध्यान कर लेना, क्वेश्चन कई बार आता है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित वाद विवाद का निस्तारण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है नहीं, वही अंतिम, उसका निर्णय ही इसमें अंतिम होता है। उसके बाद राष्ट्रपति की अगर हम पदावधि की बात करें, जैसे मैंने ऊपर बताया था किस आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल 56 के तहत आती है। पद, जिस दिन से पद धारण करेगा राष्ट्रपति 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा, लेकिन उससे पहले वो अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है नहीं। फिर राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके कार्यकाल
पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है नहीं। महाभियोग की प्रक्रिया, ये महाभियोग की प्रक्रिया किस आधार पर लाई जाती है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण करने पर यह महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है और उसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। या फिर आपके पास राष्ट्रपति आपके पास बीमार हो जाए तो अपने मतलब डेथ हो जाए राष्ट्रपति की, तो ओबियसली उसका पद खाली हो जाएगा। ठीक है नहीं। बीमार में तो नहीं खाली होता, वो दूसरे व्यक्ति उसके पदों का निर्वहन करते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की अंतिम तिथि होने की तिथि में वह तब तक उत्तरदायित्व निभाए जब तक दूसरा राष्ट्रपति जो है पद ग्रहण न कर ले। यानी कि अगर 5 साल कार्यकाल है राष्ट्रपति का, लेकिन जब तक दूसरा राष्ट्रपति सेलेक्ट नहीं हो जाता या पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वो राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। ठीक है नहीं। अब पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता है वो आर्टिकल 57 में याद रख लेना। या दोबारा निर्वाचन हो सकता है भारत में? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कहाँ है? किस आर्टिकल में? 57 में। तो भारत एक से अधिक बार, मतलब राष्ट्रपति, भारत में जो राष्ट्रपति है वो एक से ज़्यादा बार भी निर्वाचित हो सकता है। संविधान में ऐसा कोई भी मतलब उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। यानी भारत में राष्ट्रपति एक से ज़्यादा बार भी नॉमिनेट हो सकता है। आर्टिकल ये आपका 57। उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं वो देखते हैं। पहला तो यह है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उसकी आयु हो चुकी हो, कम से कम आपके पास वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और राज्य या केंद्र सरकार में लाभ के पद पर धारण ना हो। और लाभ का पद यानी राज्य और केंद्र सरकार के अंडर में कोई अधिकारी ना हो या कोई लाभ के पद पर ना हो। जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्री जो होते हैं केंद्रीय, और राज्यपाल, ये जो पद हैं वो लाभ के पद नहीं माने गए। लाभ के पद नहीं, ये लाभ के पद नहीं माने गए हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इन पदों पर रहता है और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है। ठीक है नहीं। और बाकी जो अन्य पद हैं वो लाभ के पद माने गए हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन की क्या व्यवस्था होती है? तो नामांकन की व्यवस्था ये होती है कि सबसे पहले तो उम्मीदवार को प्रस्तावकों और अनुमोदनों की ज़रूरत पड़ती है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बाद कर दिया गया क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते थे, उससे जो प्रक्रिया है उसमें और देरी होती थी। तो उम्मीदवारों के जो प्रस्तावक और अनुमोदनों की संख्या मतलब निर्धारित कर दी है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो कम से कम 50 लोग, सांसद या विधायक, उसकी उम्मीदवारी का प्रस्तावक बने और 50 लोग ही उसकी उम्मीदवारी का अनुमोदन करें। तो 50 लोग प्रस्तावक बने, 50 ही अनुमोदन करें, तो वही व्यक्ति लोग मतलब आपके पास राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और उसमें भी सदस्य यानी सांसद या विधायक हों जो आपके नॉमिनेशन का या आपकी उम्मीदवारी का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है नहीं, प्रस्ताव रख रहे हैं और अनुमोदन भी कर रहे हैं। तो ये आपके पास अहर्ता है। चुनाव नामांकन कैसे किया जा सकता है? जमानत राशि कितनी है? 15,000 जमानत राशि है। ये ध्यान कर लेना, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने प्रस्तावकों की जरूरत होती है? 50 कम से कम। जमानत राशि की जब्ती कब होगी? अगर कोई व्यक्ति कुल मतों का अगर 1/6% मत प्राप्त नहीं करता तो उसकी जो जमानत राशि है 15,000 वो जब्त हो जाएगी। ठीक है नहीं। कुल मतों का 1/6% उसे मत हासिल करने ही होंगे अगर वो राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ना चाहता है। ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की जो पद है उसकी रिक्तता कैसे होती है, इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति का पद खाली कैसा होता है? तो देखो, पहले तो ये है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे उपराष्ट्रपति को। त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। उसके बाद या फिर आपके पास जो उच्चतम न्यायालय है उसने उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया तो उसका पद खाली हो सकता है। या फिर आर्टिकल जो 61 है उसके तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसका पद खाली हो सकता है। या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब उसका पद खाली हो सकता है। ठीक है। इन तरीकों से ही राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है।
अब राष्ट्रपति पे हम महाभियोग की प्रक्रिया को देखेंगे कैसे चलती है। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 के तहत है। कैसे शुरू होती है, क्यों लाई जाती है, तो क्यों लाई जाती है, संविधान का उल्लंघन करने पर या अतिक्रमण करने पर, ठीक है नहीं। कैसे, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों में। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को लाया जा सकता है, ठीक है नहीं। लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। उसके बाद संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत की जा सकती है, लेकिन लाने के लिए कितने लोगों का आपके पास समर्थन जरूरी है, तो कम से कम जो है 1/4 सदस्यों का, 1/4। अगर 1/4 सदस्य जो है नोटिस के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिस देते हैं, ठीक है नहीं, लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है, या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। याद यही रखना है किस आर्टिकल के तहत लाई जाती है, कब लाई जाती है, संविधान का उल्लंघन करने पर या अतिक्रमण करने पर, कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है, 1/4 का, नोटिस पर हस्ताक्षर जरूरी है, ठीक है नहीं। और राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया में जब आपके पास पारित होता है वो नोटिस या आपके पास प्रक्रिया में वोटिंग होती है, तो 2/3 बहुमत से वो आपके पास प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी अगर किसी भी सदन में ला रही है तो वहाँ प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का, वो 2/3 यानी 2/3 भाग से जो है समर्थन होना चाहिए उस प्रस्ताव का, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो कंप्लीट होगा। अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा में 2/3 मत चाहिए, अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा में 2/3। और ऐसा नहीं होता है कि अगर राज्यसभा में लाया गया तो पहले 2/3 यहाँ से कंप्लीट होंगे, फिर वो प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में 2/3 मत से कंप्लीट होगा, तब राष्ट्रपति अपने पद से हटेगा। ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा में पारित कर दिया और राज्यसभा में पारित ही नहीं हुआ तो राष्ट्रपति हट जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों सदनों से जो है प्रस्ताव को पारित होना जरूरी है 2/3 बहुमत से, ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति की देखो शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो राष्ट्रपति की अगर मैं कार्यकारी मेन शक्तियों की बात करूंगा तो राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्ति हैं, संघ की कार्यपालिका होगी, इसमें निहित होगी राष्ट्रपति में, ये आर्टिकल आपका 53 कहता है, ठीक है नहीं। और भारत सरकार के समस्त जो कार्यपालिका के कृत्य हैं राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जो भी विदेशी सरकारों के साथ समझौते हैं, कोई संधि है, वो आपके पास राष्ट्रपति के नाम से होती है, या कार्यपालिका के जो भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। आर्टिकल कहाँ लिखा हुआ है, 77 में। तो ये कार्यकारी शक्ति है राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्तियाँ करता है, ठीक है नहीं, राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां, चाहे वो राज्यपाल की नियुक्ति है या अन्य अधिकारियों की नियुक्ति है, वो भी राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति है, यानी राष्ट्रपति ये काम करता है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का जो या उसके प्रशासन करने का भी आपके पास राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उसके प्रशासन के लिए किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है, ठीक है नहीं। और राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का, अंतर्राज्य ठीक है नहीं, आपके पास अंतर्राज्य बोलते हैं इसे, अंतर्राज्यीय आपके पास परिषद का गठन कर सकता है, जो विभिन्न मतलब केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो है समन्वय का कार्य करती है। केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक प्रकार से मतलब आपके पास माध्यम का वर्क करती है। उनके मध्य जो किसी प्रकार का भेदभाव है, राज्यों के मध्य, केंद्र के मध्य, ठीक है नहीं, तो उसका जो प्रस्ताव है वो आपके पास कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद को लाकर कर सकता है, ठीक है नहीं। और ये और मैंने आपको बता ही दिया सारी चीज़ें कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी,
और राष्ट्रपति जो भी प्रधानमंत्री से, एक कार्यकारी राष्ट्रपति शक्ति ये है कि प्रधानमंत्री से वो किसी भी आपके पास विधेयक के या प्रस्ताव के बारे में जानकारी ले सकता है। तो ये उसकी कार्यकारी शक्ति है राष्ट्रपति। ये कार्यकारी शक्ति क्या होती है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण और भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्यों का राष्ट्रपति के नाम से ही आपके पास वो काम करते हैं, ठीक है नहीं। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका के जो कृत्य है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति थोड़ी खांसी हो रही है। राष्ट्रपति के द्वारा समस्त जो नियुक्तियां की जाती हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़कर, और अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना और उसका प्रशासन करने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है। ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति हैं। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर उसके मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति के जो मतलब मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ठीक है नहीं। तो ये भी आप उसमें नोट डाउन कर लोगे। उसके बाद विधायी शक्ति, यानी कि विधान में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान यानी खत्म भी करता है और आहूत भी करता है। इस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 85 के, तो आपके देखो अपने आप ही याद हो जाएंगे, ये आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान करता है या विघटन करता है, आर्टिकल आपके पास 85 के अंतर्गत। राष्ट्रपति संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है, यानी जब संसद का नया जो सत्र शुरू होता है तब राष्ट्रपति जो है अभिभाषण देता है, ठीक है। तो वो आर्टिकल 87 के अंतर्गत। और अभिभाषण जो होता है राष्ट्रपति का वो सरकार की जो भी उपलब्धियां होती हैं उनके बारे में होता है। उसे ये कहा जाता है कि सरकार का लेखा जोखा होता है वो। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर सकता है आर्टिकल 108 के तहत। और विधेयक पर अनुमति का जो अधिकार है, जो केंद्र सरकार के विधेयक होते हैं राष्ट्रपति के पास जब जाते हैं वो सिग्नेचर होने के लिए, क्योंकि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कानून बनता है। तो जितने भी विधेयक जाते हैं राष्ट्रपति के पास तो वो आर्टिकल 111 के तहत जाते हैं, यानी 111 के तहत। उन पर अपनी स्वीकृति देने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का विधायी का उसका विधायी अधिकार है, जो आपके पास विधायिका से संबंधित कार्य है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यानी कि राष्ट्रपति उन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करता है कि एकदम कानून की आवश्यकता है या फिर लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक जो है वो एक्टिव ना हो, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो कानून की भांति ही पावर रखता है। पढ़ेंगे हम, आगे आएगा। कानून की भांति पावर मतलब पावर रखता है राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है नहीं। उसके बाद राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है वो आती हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। क्षमादान की शक्ति आती है उसकी। राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के दंड को क्षमा कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। और उच्चतम न्यायालय से किसी भी कानूनी मामले पर जो राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत सलाह ले सकता है। लेकिन ये सलाह जो है सलाह बाध्य नहीं है, सलाह बाध्य नहीं है, यानी राष्ट्रपति पे ये बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति इस सलाह को माने ही माने, लेकिन सलाह लेने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 143 के तहत है। ये आर्टिकल अपने आप ही याद हो जाएंगे आपके बार बार जब पढ़ोगे तो। आकस्मिक शक्ति क्या है? आकस्मिक शक्ति में ये है दोस्तों कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत युद्ध यानी बाह्य युद्ध या आपके पास बाह्य युद्ध या सशस्त्र विद्रोह उसकी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगर आपके पास राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो आर्टिकल 356 के तहत वहाँ पर मतलब राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा, यदि देश में ऐसी स्थिति बन गई है कि वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ेगा
तो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अभी तक एक बार भी नहीं लगा है यार, मतलब ये पूछ लिया जाता है यूपीएससी में, जब विकल्प में आता है ना तो ऐसी चीज़ें पूछ लेता है, अभी तक नहीं लगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद वित्तीय शक्ति क्या है? वित्तीय शक्ति यही है, धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक है। देखो मैं महत्वपूर्ण आपको पावर करा रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो बुक में जाकर आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन आपके पास क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ज़्यादातर, वो चीज़ें मैं आपको कवर करा रहा हूँ। धन विधेयक का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 110 में है, और कोई भी धन विधेयक होता है जो आपके पास वित्त से संबंधित होता है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है किसी भी आपके पास सदन में। किसी भी सदन में, लोकसभा में, केवल लोकसभा में लाया जाता है, केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। और राष्ट्रपति आर्टिकल 112 के तहत जो है वित्त मंत्री के माध्यम से बजट को पेश कराता है, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जो आकस्मिक निधि से व्यय, यानी कि भारत का जो आकस्मिक निधि है, ठीक है नहीं, उससे अगर कोई खर्चा करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। आर्टिकल 267 के तहत वो खर्चा किया जा सकता है। और केंद्र एवं राज्य के मध्य विभिन्न करों के बंटवारे के लिए आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, उसके बाद कुछ अन्य शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, जैसे जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, समझौते, सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति है, तीनों सेनाओं का। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों एवं मामलों में भारत का प्रतिनिधि जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राजदूत जो आपके पास अम्बेसडर होते हैं, और उच्चायुक्त, इन्हें नियुक्त करने का जो अधिकार है और उनका स्वागत करने का अधिकार वो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है नहीं, तो ये आपके पास को कहाँ भेजना है, राजदूतों को किस देश में भेजना है, और कौन से देश के आएंगे उनका स्वागत भी करता है, ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति के द्वारा ही होती हैं। तो ये राष्ट्रपति की अन्य शक्तियाँ हैं। थोड़ा दोस्तों वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन एक ही वीडियो में अपना राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है नहीं, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, तो क्षमादान 5 प्रकार से राष्ट्रपति कर सकता है। नंबर पहला, या तो दंड को बिल्कुल मुक्त कर देगा, यानी कि दंड को खत्म ही कर देगा बिल्कुल, और अगर राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया दंड, तो फिर व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाएगा, जिस पर कोई भी केस नहीं होगा, यानी नॉर्मल व्यक्ति, उस पर कोई भी किसी प्रकार का अपराध नहीं होगा। ठीक है नहीं, उसके बाद एक आता है लघुकरण। लघुकरण का मतलब राष्ट्रपति दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर सकता है, दंड के स्वरूप को बदलकर क्या कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है नहीं, जैसे आपके पास मृत्युदंड को किस में कर दिया, उम्र कैद में। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लघुकरण। और राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत, ये याद रख लेना। और एक होता है राष्ट्रपति परिहार कर सकता है, यानी दंड की अवधि को कम कर सकता है, दंड की अवधि को कम, यानी कि 2 साल का अगर कठोर कारावास है उसे 1 साल में चेंज कर सकता है। विराम, यानी सजा को विशेष परिस्थिति में कम, यानी अगर कोई विकलांग है या कोई गर्भवती महिला उनकी सजा को कम कर देगा, सजा को कम, इस प्रकार से, क्योंकि विशेष परिस्थिति है वो। ठीक है नहीं, और या फिर आपके पास कोई भी दंड है उस पर रोक लगा सकता है, जैसे मृत्युदंड है तो मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा देगा। तो ये राष्ट्रपति की जो है 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां हैं। ठीक है, इनके तहत राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है किसी प्रकार के दंड को। और ये जो क्षमादान की शक्ति है ये उन्हीं कानूनों के उल्लंघन पर है जो संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है नहीं, या सैनिक जो शासन है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है नहीं, सभी आपके कानून जो हमारा संविधान है उसके अंतर्गत आते हैं, या फिर सैनिक कानून के अंतर्गत। उन सभी जो कानूनों के उल्लंघन में अगर कोई दंड दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसे वो क्षमा कर सकता है। ठीक है नहीं,
उसके बाद राष्ट्रपति के पास जब विधेयक भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, ठीक है नहीं, वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के साथ। जब कोई विधेयक भेजाता है आर्टिकल 111 के तहत तो राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है। क्या? 3 प्रकार के वीटो हमारे राष्ट्रपति को, एक आत्यांतिक वीटो है, एक पॉकेट वीटो, एक निलंबनकारी वीटो। तो आत्यांतिक वीटो क्या है कि विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रख लेता है, यानी विधेयक पर जो भी राष्ट्रपति की राय है, स्वीकृति, उसे उसने अपने पास सुरक्षित रख लिया। पॉकेट वीटो यह है कि विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेता, ना हाँ कहता ना कहता। इसे जेबी निषेधाधिकार भी बोला जाता है। उसके बाद थोड़ा वीडियो लंबा है। निलंबन वीटो, निलंबन वीटो क्या है? राष्ट्रपति को आपत्तियों सहित संसद को यानी पुनः विचार के लिए विधेयक को लौटा सकता है। तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो की पावर है। एक आपके पास आत्यांतिक वीटो में अपनी राय को सुरक्षित रख लेगा, पॉकेट वीटो में कोई निर्णय नहीं देगा, उसके बाद निलंबनकारी वीटो में यानी कि अगर विधेयक में राष्ट्रपति को कोई प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि संसद से जब विधेयक जाता है पास होकर राष्ट्रपति के पास, तो उसमें कोई अगर प्रॉब्लम लग रही है तो वापसी भेज सकता है पुनः विचार के लिए। तो ये आपके पास राष्ट्रपति की 3 वीटो पावर है। एक जो विशेषाधिकार वीटो है वो हमारे यहाँ राष्ट्रपति को नहीं है, वो केवल किसे है? वो अमेरिका के राष्ट्रपति को है, ये आप याद रखोगे, ठीक है नहीं, वो हमारे यहाँ राष्ट्रपति को नहीं है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को है। हमारे राष्ट्रपति को केवल 3 ही वीटो हैं, आत्यांतिक, पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार वीटो या निलंबन वीटो। तो ये आपके पास हमारे यहाँ राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो की शक्तियाँ हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। जैसे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है नहीं। और उसके बाद ये जो चौथा वीटो है ये विशेषाधिकार नहीं, विशेषित वीटो है, ठीक है नहीं। उसके बाद भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र दे सकता है किसी उपराष्ट्रपति को। उसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 70वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रख लोगे। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने महीने के अंदर उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए, भरना चाहिए? 6 माह के लिए, 6 माह के अंदर ही। राष्ट्रपति की मृत्यु अगर हो जाती है या अपना वो पद त्याग कर देता है तो उसके पद को कौन भरेगा? पहले नंबर पर तो उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। दूसरे नंबर पर भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश वो आपके पास राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। और एक ही न्यायाधीश हैं आपके पास, ऐसी ये नाम उनका हिदायतुल्लाह करके हैं, वो केवल राष्ट्रपति का उन्होंने कार्यों का निर्वहन किया है अभी तक, ठीक है नहीं। और कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है नहीं, ये केवल मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने राष्ट्रपति का काम संभाला है। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुपति, मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है, पूर्व स्वीकृति। लोकसभा में पास किया जाता है, लोकसभा में रखा जाता है केवल धन विधेयक, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना करने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 78 के तहत। ये भी याद रख लेना कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी भी विधेयक के बारे में या किसी भी प्रशासनिक कार्य के बारे में मालूम कर सकता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, ये के निर्विरोध चुने गए अभी तक, और कोई नहीं चुना गया। महाभियोग की कार्रवाई किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक। अर्धन्यायिक का मतलब यानी इसमें कुछ न्यायिक चीजें शामिल होती हैं, पूर्ण न्यायिक नहीं है ये। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप याद रख लोगे। उसके बाद देखो राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो की पावर है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ वैसे ऊपर। और हाँ, वो मैंने वीटो की पावर संघ सरकार के संदर्भ में समझाई, यहाँ राज्य विधायिका के संदर्भ में।
तो देखो, अगर आपके पास पहले तो राज्यपाल को विधेयक पर जो राज्य का विधेयक होता है, मुख्य मतलब जो राज्य विधानसभा से विधेयक राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल वहाँ पर 3 प्रकार के निर्णय ले सकता है। तो एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत विधेयक पर निर्णय लेने का अधिकार है, तो आर्टिकल 200 के तहत। तो राज्यपाल 3 प्रकार से निर्णय ले सकता है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे, अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले, या फिर पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा दे। ये राज्यपाल 3 प्रकार से निर्णय ले सकता है। लेकिन अगर किसी विधेयक पर राज्यपाल को लग रहा है कि ये विधेयक ऐसा है कि संघ और राज्य के मामलों पर टकराव हो सकता है या विभिन्न राज्यों के मामलों पर टकराव हो सकता है, तो अनुच्छेद जो 201 है उसके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को विचाराधीन रखता है कि इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ेगी पहले, ठीक है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। तो अगर राज्यपाल को राज्य विधानसभा के किसी विधेयक पर यह डाउट हो रहा है कि इससे जो संघीय ढांचा है वो खतरे में पड़ सकता है, या विभिन्न राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति है, या कोई भी ऐसा राज्य कर लगा रहा है जिससे अन्य राज्यों के व्यापार पर नुकसान हो सकता है, तो राज्यपाल आर्टिकल 201 के तहत, याद रख लेना, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को विचाराधीन रख लेता है। और जब विधेयक विचाराधीन रखा जाता है तो उस समय राष्ट्रपति के पास 3 आपके पास ये रास्ते रहते हैं, वो अपनी स्वीकृति उस पर दे दे या अपनी सहमति सुरक्षित रख ले अपने पास, लेकिन राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, तीसरी है, ठीक है नहीं। ये 3 कार्य राष्ट्रपति कर सकता है, सहमति दे सकता है, सहमति सुरक्षित रख सकता है, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बाध्य है सहमति देने के लिए, राज्य के विधेयक को अपने पास भी रख लेगा, ठीक है नहीं भेजेगा वापसी। जबकि राज्यपाल के संदर्भ में यह कि अगर एक बार विधेयक चला गया और राज्यपाल ने उसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया राज्य विधानसभा के पास, और विधानसभा ने पुनः विधेयक को भेज दिया, तो फिर राज्यपाल को स्वीकृति देनी पड़ेगी। जो ऐसी केंद्र के मामले में अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए विधेयक भेजा है संसद के पास, और संसद ने उसे पास करके फिर दोबारा भेज दिया, तो फिर दूसरी बार में राष्ट्रपति को सहमति देनी पड़ेगी, ऐसी स्टेट में राज्यपाल को। लेकिन राज्य विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर उसने पुनर्विचार के लिए भी भेजा है और राज्य ने दोबारा फिर उसे भेज दिया राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास, और राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दिया, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो स्वीकृति देगा उसे, ठीक है नहीं। जैसा कि केंद्रीय कानून के मामले में बाध्य होता है दोबारा भेजने पर, और राज्यपाल जो है वो स्टेट के मामले में बाध्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे बाध्य नहीं है। जब स्टेट जो असेंबली है उसका कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के बाद भी दोबारा भेज दिया जाता है, तो ठीक है नहीं, ये याद आप रख लेना। राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। अगर राष्ट्रपति ने उस पर कोई सहमति नहीं दी तो राज्य विधानसभा के पास कोई भी निर्णय नहीं है कि राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त कराए। इसलिए हमारे यहाँ मजबूत केंद्र सरकार है, और राज्य जो है विभिन्न तरीकों से केंद्र के अधीन कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत है। मैंने बताया आपको, ये एक विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की, यानी उसे विधायिका से प्राप्त होती है, जिसे अध्यादेश कहा जाता है। और संविधान में जो अध्यादेश का प्रस्ताव है ये किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अध्यादेश का प्रस्ताव किस अधिनियम के तहत लाया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इस शक्ति का प्रयोग जो है वो कभी भी, मान लो कोई ऐसी अप्रत्याशित आपके पास जरूरत पड़ गई कानून बनाने के लिए, या कोई ऐसा मामला आई है जिस पे लेट नहीं कर सकते, ऐसे मामलों से निपटने के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है नहीं। और इसकी ये अध्यादेश जो है अल्पकालीन अवधि के लिए होता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि 123 के अनुसार, आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की निम्नलिखित परिस्थितियां हो सकती हैं। कब? जब राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हो कि एकदम कानून के निर्माण की आवश्यकता है, या फिर राज्य के समक्ष या सरकार के समक्ष ऐसी परिस्थितियां आपके पास आ गई कि वहाँ पर एकदम कानून बनाना जरूरी है, आकस्मिक परिस्थिति है, या फिर संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन ना चल रहा हो,
जैसे ये कथन है ना, इन्हीं कथनों को 3 को उठा कर आपके पास रख देगा तो यूपीएससी का क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा कथनों में चेंज कर देगा। और एक ये जो 3 कथन है ये अपने आप में 3 क्वेश्चन है स्टेट मतलब वनडे एग्जामों के लिए और पीसीएस के लिए। बस ये आपको याद रखना है कि संसद का या तो दोनों सदनों में से कोई एक सदन ना चल रहा हो, या फिर ऐसा एकदम आवश्यकता पड़ता है कानून बनाने की, तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर देता है। और राष्ट्रपति संघ सूची और संवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर यह अध्यादेश जारी करता है, राज्य सूची के नहीं। राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? आपके पास वो राज्यपाल के पास है, ठीक है नहीं। लेकिन कभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है नहीं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अध्यादेश की अवधि की बात करें तो अध्यादेश की जो अवधि है वो ये है कि अगर संसद की बैठक में वो अध्यादेश अनुमोदित नहीं होता, संसद द्वारा अगर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, संसद की मान लो बैठक हुई और उसमें अध्यादेश पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो जब दोबारा संसद की बैठक होगी तो उसके 6 सप्ताह के बाद ही जो है अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और संसद की अगर बैठक हुई है और संसद अगर अध्यादेश को एक मत से आपके पास निर्मोदन कर दे उसका, यानी कि अध्यादेश को कैंसिल कर दे, तो अध्यादेश वापसी हो जाएगा। यानी संसद ने अगर स्वीकृति नहीं दी, संसद की मतलब सत्र हुए और अध्यादेश को स्वीकृति नहीं मिली, तो जब अगली बार संसद की बैठक होगी तो उसके 6 सप्ताह बाद अध्यादेश खुद ही समाप्त हो जाएगा। या फिर संसद जो है अध्यादेश को निरस्त कर दे तब खत्म हो जाएगा, या फिर निरस्त कर दे तो यह 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। बाद को जो 6 सप्ताह चलता है वो नहीं चलेगा, ठीक है नहीं। अगर आपके पास बैठकें अलग अलग टाइम पर हो रही है संसद की, तो बाद में जो बैठक होगी उससे 6 सप्ताह लगेंगे बाद वाले, ये आपको याद रखना है। और अधिकतम जो है अध्यादेश 6 महीने तक काम करेगा। और अध्यादेश भी एक प्रकार का कानून होता है, बिल्कुल कानून की तरह काम करता है, अधिकतम 6 माह तक, ठीक है नहीं। और इसे संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 सप्ताह तक, अगर संसद ने इसे मंजूरी नहीं दी तो बैठक के लास्ट के जो 6 सप्ताह है वहाँ तक काम करेगा, ठीक है नहीं। अधिकतम 6 महीने तक, 6 महीने तक तो चलेगा। अगर संसद ने मंजूरी दे दी तो 6 माह तक ये कानून की तरह काम करेगा, क्योंकि संसद के जो 2 सत्र होते हैं उनके मध्य जो अवधि होती है वो 6 महीने की होती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधी शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिए हैं ये, जैसे ये कहा कि आर्टिकल जो मतलब 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये निर्णय दिया गया कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है उसका भी न्यायिक निरीक्षण किया जा सकता है। राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है अध्यादेश जारी करने की, वो असद्भाव के आधार पर उसे चुनौती दी जा सकती है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है उसके खिलाफ याचिका असद्भाव के आधार पर, बस यही आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। अगर संसद ये पाती है कि राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश पर संतुष्टि दी है वो सही नहीं है आपके पास, तो फिर उस अध्यादेश को जो न्यायपालिका अगर ये पा लेता है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि जो है वो तार्किक आधार पर नहीं है, तो फिर वो उस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, ठीक है नहीं। या फिर अध्यादेश का पुनः प्रकाशन हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसी को जो पहले प्रकाशन था उसी को वापसी आपके पास रिपीट कर दिया, तो भी उसे जो न्यायपालिका है वो असंवैधानिक घोषित कर देगी, ठीक है नहीं। अब राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति भारतीय सेना की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, थल जल वायु सेना का। और संसद से वह किसी भी युद्ध की घोषणा और समाप्ति जो है वो राष्ट्रपति के नाम से होती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, ये आपको याद रखना है। अब हम भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण भारत के राष्ट्रपति जो हुए हैं, पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हें देश रत्न कहा जाता है, देश रत्न। अजात शत्रु ये भी कहा जाता है, देश रत्न और अजात शत्रु। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति और फिर बाद में राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम। और उसके बाद ये जो हियादतुल्लाह हैं ये न्यायमूर्ति हैं, पहले मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का काम किया, ये एक मोस्ट है।
एक मोस्ट ये हैं आपके पास नीलम संजीव रेड्डी, ये आपके पास निर्दलीय है, यानी कि निर्विरोध चुने गए, ये निर्विरोध, इनका कोई भी विरोध नहीं हुआ, आम सहमति से ये चुने गए। और एक आपके पास आर के नारायण, पहले दलित राष्ट्रपति हैं, ये दलित राष्ट्रपति, ये मेन राष्ट्रपति हैं जो फेमस रहे। अब्दुल कलाम तो सब जानते ही हैं। रामनाथ कोविंद जो है वो कौन से राष्ट्रपति हैं? अगर आपके पास नंबर के हिसाब से देखें, कार्यकाल के हिसाब से, तो ये 16वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, 16वें। और अगर आपके पास व्यक्ति के हिसाब से देखें तो ये कौन से हैं? 14वें। लेकिन अब जो नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है नहीं, नई राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ये जो नई राष्ट्रपति बनी है, ठीक है नहीं, ये कौन सी है आपके पास? अगर क्रम से देखें तो क्रम पे ये बनेंगी 17वीं, और अगर व्यक्ति के हिसाब से देखें तो ये बनेंगी 15वीं। तो ये क्रम आप याद रख लेना कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति चुनी गई है कौन सी राष्ट्रपति हैं? 17वीं क्रम के हिसाब से, और व्यक्ति के हिसाब से 15वीं, ठीक है। तो ये इसमें लेटेस्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, ये आज हमने राष्ट्रपति को कंप्लीट किया, और मेरी कोशिश रही कि हमें 1 घंटे का लगभग ये वीडियो हो चुका है, लेकिन एक ही वीडियो में सारे राष्ट्रपति को हमने मेन चीज़ों को कवर कर लिया, मेन क्या सभी को कवर कर लिया, ठीक है नहीं। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए और लगे रहिए। और देखो, मैं थोड़ा वीडियो लेट हो सकता है, लेकिन मैं टाइम टू टाइम उसे डालता रहूँगा जैसा मुझे टाइम मिलता रहेगा। और जुड़े रहिए लक्ष्य IAS के साथ। अगर आपको अच्छा लगा, लास्ट तक आपने देखा, आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है नहीं। और अगर कोई बच्चा IAS की तैयारी करना चाहता है बहुत ही कम बजट में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर होगा, वहाँ संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अपना IAS का भी बैच चलता है, ठीक है नहीं। और उसमें भी हम पढ़ाई करते हैं, और अभी उसमें हिस्ट्री चल रहा है, तो वो जुड़ सकता है वहाँ पर जाकर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो अभी हमने संघ की कार्यपालिका को पढ़ा, अब हम जो स्टेट की कार्यपालिका है उसे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।